Hello everybody, very good morning to all of you. Now I am going to discuss the third part of atomic structure unit, that is Schrodinger wave equation. Okay. Now the Schrodinger wave equation. So before going to details of this equation, in last video we have learned about the Heisenberg uncertainty principle. Okay. And according to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to determine simultaneously the position and momentum of a microscopic particle like electron. ठीक है. सो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट एंड हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों से ये कंफर्म हो गया, ये मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन्स लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में क्या है, सिर्फ वेव नेचर है. ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है, इनका मास निग्लिजिबल है. ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल थे उनमें क्या था, पार्टिकल नेचर डोमिनेट्स ओवर वेव नेचर. जो माइक्रोस्कोपिक है उनमें क्या है कि वेव नेचर डोमिनेट्स ओवर पार्टिकल नेचर. ठीक है. सो एरविन श्रोडिंगर in 1926, एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट, gave a wave equation to describe the behavior of electron waves in atoms and molecules. So इसको एटॉमिक वेव मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से 100% ये अज्यूम कर लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेव कैरेक्टर ही है, पार्टिकल कैरेक्टर नहीं है. ठीक है. सो दैट इज वाई जो बोर ने प्रपोज किया था ऑर्बिट को, इस वेव इक्वेशन में क्या किया गया, इज रिप्लेस्ड बाय ए वर्ड साई, वेव फंक्शन साई. ठीक है. सो ऑर्बिट वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया एक वर्ड प्रोबेबिलिटी से, और एक नया फंक्शन इन्होंने दिया जिसको बोलते हैं साई. ठीक है. सो विच आर रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट वेरियस प्लेसेस अराउंड द न्यूक्लियस. तो एक नया वर्ड आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्योंकि हम सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते उसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और या उसकी वेलोसिटी को, अकॉर्डिंग टू हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है. This equation is the keynote of wave mechanics and is based upon the idea of the electron as a standing wave around the nucleus. तो श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन डिराइव किया इन 3 डायमेंशनल. दिस इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, del 2 psi by del x square plus del 2 psi by del y square plus del 2 psi by del z square plus 8 pi square m e minus b h square psi equal to 0. ठीक है. It is also written in the following form. तो del square psi plus 8 pi square m e minus b by h square psi, where del, this square is known as Laplacian operator. Laplacian एक mathematician थे, and is defined as del 2 by del x square plus del 2 by del y square plus del 2 by del z square. ठीक है ना. It can also be written as s psi equal to e psi, where h is known as Hamiltonian operator. So details आपको मेजर क्लास में मिलेगा. The acceptable wave functions must satisfy the following conditions. तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में. The wave function size is single valued, that is for each values of the variables x, y, z there is only one value of x. ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है probability of finding an electron, so it values must be single valued. ठीक है. सिंगल वैल्यूड का मतलब जैसे कहें कि x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या होगा, तो +4 और -4. अगर इस तरह का ऑप्शन आएगा तो वो एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं होगा साई का. ठीक है, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यू, या तो +4 हो या तो -4. ठीक है. The wave function psi and its first derivative with respect to its variable must be continuous, क्योंकि मैक्सिमा की कंडीशन है, मैथमेटिक्स में आप पीसीएम वाले पढ़ते हैं. For bound state psi must be vanishes at infinity. ठीक है. तो ऐसा नहीं है किसी को भी वेव फंक्शन मान लेंगे, वेव फंक्शन के कौन सा होगा उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कंडीशन है. तो फर्स्ट ये है कि इट मस्ट बी सिंगल वैल्यू, मतलब किसी एक पॉइंट पे, किसी एक रीजन पे अराउंड द न्यूक्लियस अगर हम जाते हैं तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है. सेकेंड, फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस. ठीक है. एंड साई मस्ट वैनिशेस एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे जाएंगे तो बाउंड सिस्टम के लिए साई की वैल्यू क्या हो, 0 हो जाएगा. ठीक है ना. सो इस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का ये ड्यूल नेचर एंड हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों से ये क्या आता है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ये मान लिया गया जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कि जिनका मास निग्लिजिबल है, उनमें क्या होगा, वेव नेचर डोमिनेट्स ओवर पार्टिकल नेचर. ठीक है. बोर ने जो इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, मतलब उनकी डीआई के लिए फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, तो उन्होंने पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया था. तो उसकी पोजीशन को भी बताया था एग्जैक्टली, उनकी एनर्जी भी बताया था, उनकी वेलोसिटी भी बता दिया था. ठीक है. तो बोर का मॉडल एक लिमिटेशन आपने पढ़ा था कि वो हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है. इसलिए यहाँ से ये मान लिया गया 100% इलेक्ट्रॉन में क्या है, वेव नेचर. और वेव नेचर है तो विद सर्टेनिटी हम उसकी पोजीशन को नहीं बता सकते.
इसलिए श्रोडिंगर ने क्या किया कि जो ऑर्बिट वर्ड था बोर के मॉडल को, उसको उन्होंने रिप्लेस करके एक वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस किया, इसको साई लिखते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई एंड साई स्क्वायर, ये क्वेश्चन भी पूछता है। सो द वेव फंक्शन साई इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बाय इटसेल्फ हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्सेप्ट इट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है। However, the square of the wave function, that is psi square, gives the probability of finding an electron of a given energy E from place to place in a given region around the nucleus. So, according to Max Born, mod of psi square should be treated as proportional to the probability of finding a particle at a point at any given moment. ठीक है। So, mod of psi square हमको क्या बताता है कि probability of finding an electron around the three-dimensional region, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अराउंड हमको जहां तक इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो वो हमको बताता है मॉड ऑफ साई स्क्वायर। विद सर्टेनिटी हम नहीं कर सकते कि इस डिस्टेंस पे यहाँ से इस पोजीशन पे हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही, ठीक है। सो इन थ्री डायमेंशनल रीजन विद इन विच देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन हैविंग सर्टेन एनर्जी विल बी फाउंड इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। तो नाउ ऑर्बिट वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ऑर्बिटल, ठीक है, वेव मैकेनिकल model or Schrodinger equation. Thus, an atomic orbital may be defined as a three-dimensional space around the nucleus within which the probability of finding an electron of given energy is maximum. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ में होगी? अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो जो वहां पे ऑर्बिट वर्ड यूज किया था रदरफोर्ड या बोर ने अपने मॉडल में, उसको वेव मैकेनिकल मॉडल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया गया ऑर्बिटल वर्ड से, क्योंकि हम विद सर्टेनिटी नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ में मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस और रीजन, ठीक है। नाउ दो वर्ड आया ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, सो दोनों में डिफरेंस। The orbit is a well-defined circular path around the nucleus in which the electrons revolve according to Bohr or Rutherford. Orbital is a three-dimensional space around the nucleus within which the probability of finding an electron is maximum. यहाँ में probability word है, ठीक है। इसे कहते हैं किसी आदमी के पाए जाने की probability उसके सबसे ज्यादा कहाँ होगा? उसके घर में होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की probability सबसे ज्यादा probability कहाँ में है? उसके घर में, that is orbital. It represents the planar motion of an electron around the nucleus. It represents three-dimensional motion of an electron around the nucleus. There is a certainty about the movement of an electron in orbit, क्योंकि यहाँ में ऑर्बिटल वेव पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया गया है। यहाँ में क्या है? ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। नेक्स्ट, ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक, ठीक है। डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स, we will discuss later on. Orbitals do not have any directional characteristics. यहाँ में all orbitals except s orbital को छोड़ के, ठीक है, उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, किसी एक डायरेक्शन में कम होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर, ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट कहेंगे तो 2n स्क्वायर मतलब 2, सेकेंड ऑर्बिट कहेंगे तो n इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में कितना जाएगा? 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 2 जा 18। बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज 2। पॉलिश प्रिंसिपल आगे आएगा, ठीक है। The concept of an orbit is not in accordance with the wave character of electrons and uncertainty principle. But the concept of an यहाँ में orbital आएगा. The concept of an orbital is in accordance with the wave character of electrons and uncertainty principle. तो orbital क्या है? Uncertainty principle के साथ है, but orbit जो था या even आप कह सकते हैं बोर मॉडल जो था वो uncertainty principle के against था. So these are some points of difference between orbit and orbital. ठीक है। Now normalized wave function. So the wave function size is said to be normalized if the total probability of finding electron is unity. ठीक है, क्योंकि देखिए mod of psi square हमको क्या बताता है? The probability of finding an electron around the nucleus. तो अगर कोई वेव फंक्शन है, ठीक है, तो वो इट मस्ट बी नॉर्मलाइज, मतलब हमको कुछ प्रोबेबिलिटी देना चाहिए, ये बताएगा हमको कि कहाँ में कितने रीजन में कितना इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा। एंड वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1. Probability can never exceed 1. ठीक है। So if mod of psi square dx equal to
साई, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं स्टार साई dx इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द इनफाइनेटेसिमल डिस्टेंस एलिमेंट dx, देन द सम ऑफ सच प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी यूनिटी। तो इसलिए इसको इंटीग्रेशन किया, मतलब समेशन किया, कहां से कहां तक, फ्रॉम इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट mod of psi square, so it can be written as psi star psi dx equal to 1। तो ये पर्टिकुलर सिर्फ x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द रीजन, 3 डायमेंशनल रीजन मस्ट बी यूनिटी, 1 होना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन अ वेव फंक्शन satisfies the above relation, it is said to be normalized wave function, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय normalized wave function? तो wave function which must satisfy this criteria, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन यहाँ से न्यूमेरिकल भी है, लेकिन ये आपको मेजर क्लास में मिलेगा। फॉर 3 डायमेंशनल सिस्टम द कंडीशन फॉर द नॉर्मलाइजेशन इज, तो 3 डायमेंशनल मतलब dx dy dz, इसको बोलते हैं d टाउ। d टाउ इज नोन एज वॉल्यूम एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द 3 एक्सेस dx dy एंड dz, तो मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। क्योंकि मॉड साई स्क्वायर हमको सिर्फ ये बताता है कि अराउंड द न्यूक्लियस हमको कितना प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। तो और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी के नंबर इसके 1, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी मतलब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, समेशन करेंगे, कहाँ रीजन लिमिट कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ साई स्क्वायर और साई स्टार साई dx इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, यूनिटी के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। Now, the normalizing condition implies that the particle is likely to be found in every region of a given volume, whatever may be the location of the region in space, and the sum of the probabilities of the particle in all the regions in space must be equal to 1. So, ये normalizing का मतलब है कि normalizing condition क्या बताता है, क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमको ये फर्स्ट चीज ये है कि ये हमको ये बताएगा कि यहाँ में हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड सेकेंड कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है इन ऑल द रीजन्स इन स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस, द वेव फंक्शन psi is said to be orthogonal if the product of two wave functions when integrated over the whole space gives value equal to 0. So if psi I and psi j are the two acceptable wave functions of a given system, then these functions are said to be mutually orthogonal if fulfill these following criteria, means limit minus infinity to infinity psi I star psi j dx equal to 0 if I is not equal to j, दोनों बराबर नहीं है। 3 डायमेंशनल के लिए तो dx की जगह पे क्या लेंगे, d टाउ, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। अगर इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नॉर्मलाइजिंग कंडीशन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी स्टार डी सॉरी साई स्टार साई dx इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ द ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा मींस दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन वेक्टर्स साई आई साई जे वैनिसेस, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ दीज वेक्टर्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। So when psi I and psi j of a system satisfy the condition of orthogonality and normalization, then these functions are said to be orthonormal, ठीक है ना, implying that the functions are normalized and at the same time also orthogonal। तो ortho मतलब orthogonal and normal मतलब normalized। तो अगर दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। सो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन का मतलब क्या हुआ, वेक्टर अलजेब्रा में कहेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन वेक्टर्स साई आई एंड साई जे वैनिसेस, मतलब दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो वेव मैकेनिकल ऑफ मॉडल या श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या है कि बोर ने जो ऑर्बिट वर्ड कहा था विद सर्टेनिटी बताया था कि पोजीशन है, आर एन फार्मूला पढ़ा था, रेडियाई था, वेलोसिटी का फार्मूला था, एनर्जी का फार्मूला था, उसको यहाँ में रिप्लेस कर दिया गया है ऑर्बिटल वर्ड से। ऑर्बिटल क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल स्पेस, जहां में हमको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो एक नया इन्होंने वेव फंक्शन डाला साई, साई का सिग्निफिकेंस क्या है कि हमको प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। सो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था। नेक्स्ट पार्ट में इसका एप्लीकेशन क्वांटम नंबर्स
ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस, पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। एनी कमेंट, कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।